गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करना। मोहित, मनाली, नमन, एनीवन? यस, प्रॉपर आ रहा है। चलो अब मुझे बताओ, आई थिंक अव्यस्क का टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक हो गया था ना। अब अव्यस्क के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, एक आवश्यक तत्व पूरा हो गया, क्या कि पक्षकार में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। धारा 10 ने बोला सभी समझौते अनुबंध में बदल जाएंगे अगर उनमें 5 आवश्यक तत्व हो। अनुबंध करने की क्षमता, स्वतंत्र सहमति, वैधानिक उद्देश्य, वैधानिक प्रतिफल, कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया गया हो। याद आ रहा है? तो अनुबंध करने की क्षमता वाला टॉपिक अपना पूरा हो चुका है। अब क्या करेंगे अपन? सहमति, स्वतंत्र सहमति वाला पॉइंट है ना, वो लेने जा रहे हैं। टॉपिक लेने जा रहे हैं अपन स्वतंत्र सहमति, ठीक है। तो एक लैटिन मैक्सिम का नाम लिखना है आपको, लिखो कंसेंसस। आया था शायद यूनिट 1 में, कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम में मैंने आपको बताया था कंसेंसस वर्ड इंग्लिश के कंसेंट वर्ड से बना है, और इस कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति, ठीक है। और इसको कंसेंसस एड इडम को हिंदी में बोला जाता है मतैक्यता। कंसेंसस एड इडम लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे अपनी इकोनॉमिक्स की बात करें बेटा, तो ज़्यादातर लैंग्वेज ग्रीक शब्द है ना, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड है। और अगर हम यहाँ लॉ में बात करें तो ज़्यादातर कौन सी भाषा के शब्द मिलेंगे? लैटिन भाषा के शब्द मिलेंगे, और इनको अपन क्या बोलते हैं? लैटिन मैक्सिम बोला जाता है। कंसेंसस एड इडम है ना, मतैक्यता, इसका मतलब क्या होता है? समान चीज समान भाव से, विचारों का मिलना या मस्तिष्कों का मिलना। याद करो, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पे यूनिट 1 में, कि मेरे पास 2 घर हैं, एक जयपुर में और एक दिल्ली में। एक जानकार व्यक्ति है सी, मैं अपना एक घर बेचना चाहती हूँ, मैं बेचना चाहती हूँ जयपुर वाला घर, और वो समझ रहा है दिल्ली वाला घर। तो क्या हम समान चीज़ समान भाव से सोच पा रहे हैं? क्या हमारे विचार आपस में मिल रहे हैं?
क्या हमारे मस्तिष्क एक बात पर राजी हैं? नहीं है। तो इसका मतलब मतैक्यता नहीं है, कंसेंसस एडिडम नहीं है, और मतैक्यता नहीं है तो अनुबंध भी नहीं है। समझ आई बात की नहीं आई बताओ? तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। अभी तक किसकी बात की है? सहमति। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सहमति कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। सहमति स्वतंत्र मानी जाती है धारा 14 के अनुसार अगर वह निम्न 5 कारणों से नहीं है। कौन कौन से? याद करो। उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती। यूनिट 1 में भी आइडिया दिया था इनका मैंने, यहाँ पर ये सारे डिटेल में आएंगे। धारा 14 कहती है इन पांचों के कारण जो सहमति है वो स्वतंत्र नहीं होती है। अलग से बताया जाएगा धारा 15 में उत्पीड़न के बारे में, 16 में अनुचित प्रभाव, 17 में कपट, मिथ्या वर्णन, 18। अब बोलोगे मैम 19 सेक्शन नहीं आया। धारा 19 में दिया हुआ है प्रभाव, कि अगर इन चारों के कारण अनुबंध किया गया है तो कैसा माना जाएगा? व्यर्थनीय माना जाएगा। 20, 21, 22 धारा किसकी है? गलती की। ठीक है। और गलती में अनुबंध व्यर्थ लिखा है, क्या मान के लिखा हुआ है? ये कैसी गलती है? द्विपक्षीय गलती है। द्विपक्षीय गलती मतलब दोनों पक्षकारों की गलती। दोनों पक्षकारों की गलती से कभी कोई अनुबंध नहीं बनता। चीज़ समझ आई कि नहीं आई बताओ? तो आई थिंक ये एक तरीके से रिवीजन ही था यहाँ तक। तो यूनिट 1 में जो पढ़ा था उसी का रिवीजन है। इसके बाद में स्टार्ट अभी क्या करने जा रहे हो? नया टॉपिक, उत्पीड़न। अगर याद करो उत्पीड़न के बारे में तो हमने क्या पढ़ा था? डरा के धमका के अनुबंध किया जाता है, भौतिक बल का प्रयोग किया जाता है, शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है। तो लिख लो कहीं भी, भौतिक या शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है। भौतिक या शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है या धमकी दी जाती है, या धमकी दी जाती है। तो ये किस में जाएगा तुम्हारा? उत्पीड़न में। धारा लगेगी 15। प्रभाव तुम पहले ही पढ़ चुके हो। शुरू के 4 में अनुबंध कैसा है तुम्हारा? व्यर्थनीय है। पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। अगर पीड़ित पक्षकार व्यर्थ घोषित नहीं करेगा तो ये क्या बन जाएगा? वैध बन जाएगा। याद आ रहा है? आप देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है 2 भागों में। क्या दिया हुआ है देखो, भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित कार्य को करना या करने की धमकी देना। ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। इंडियन पीनल कोड बोलते हैं जिसको। इसके अंदर क्या आते हैं? आपराधिक मामले, क्रिमिनल मैटर्स कवर होते हैं इसके अंदर। ठीक है। अथवा एक और चीज़ दी हुई है साथ में, गैर कानूनी रूप से किसी की संपत्ति को रोकना या रोकने की धमकी देना जिससे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके, इस इरादे से कि वह व्यक्ति क्या कर ले? अनुबंध कर ले, तो इसे क्या कहा जाता है? उत्पीड़न। समझ आ रही है बात क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन अच्छे से याद करके जानी है। ये परिभाषा है, और परिभाषा कहाँ दी हुई है? ये धारा 15 में दी हुई है। इसको दोबारा समझा देती हूँ। देखो, ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। इंडियन पीनल कोड में जो मना किया गया है, ऐसा कोई काम आप कर रहे हो तो वो किस में आएगा? उत्पीड़न में। और वो कैसे मामले होते हैं? आपराधिक मामले। दूसरा, गैर कानूनी रूप से आप किसी की संपत्ति को रोक रहे हो या रोकने की धमकी देते हो जिससे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो कैसे। आपने संजय दत्त की मूवीज़ देखी, पहले वाली जो आती थी, जिनमें वो गुंडों की तरह काम करते थे और पैसे ले लेते थे, सुपारी लेते थे, और बस्ती वालों से बोलते थे कि भाई बस्ती खाली करो वरना तुम्हें या तुम्हारे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाएंगे। याद आ रहा है? गैर कानूनी रूप से संपत्ति को रोकना या रोकने की धमकी देना जिससे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके, किस में जाएगा? उत्पीड़न। उन्होंने किस चीज़ का प्रयोग किया? उत्पीड़न का। आई थिंक कुछ समझ में आया ये वाला पॉइंट। गैर कानूनी रूप से आप संपत्ति को रोक रहे हो या रोकने की धमकी दे रहे हो जिससे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके, तो ये जाएगा तुम्हारा उत्पीड़न में। आत्महत्या की धमकी भी बेटा उत्पीड़न में जाती है। एक एग्जाम्पल से समझो। देखो,
एक हस्बैंड ने एक पति ने अपनी पत्नी को धमकी दी और धमकी में क्या कहा कि अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी, जो भी तुम्हारी संपत्ति है, वो मेरे भाई को ट्रांसफ़र नहीं की तो मैं क्या कर दूंगा, आत्महत्या कर लूँगा। ठीक है, ऐसे भी भाई होते हैं भाई, रियल लाइफ केस है ये, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया गया है। सीएम मिराजू शेशामा करके एक रियल लाइफ केस आया था, केस का नाम तो हमारी बुक में नहीं दिया तो हमें याद नहीं करना, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, पति ने पत्नी को धमकी दी कि अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ऐसे राम लक्ष्मण वाले भाई आजकल दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, इसका पति था तो एक बार इसने क्या किया कि भाई संपत्ति जो है वो भाई के नाम कर दी। बाद में क्या कहती है कि भाई मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। समझ आ रही बात, ठीक है। और ये मना कर देती है, और ये मना कर सकती है, क्यों? क्योंकि आत्महत्या की धमकी उत्पीड़न में ली जाएगी और उत्पीड़न के अंदर अनुबंध कैसा होता है, व्यर्थनीय। पीड़ित पक्षकार चाहे तो इसे व्यर्थ घोषित कर सकता है, तो पत्नी चाहे तो इसे व्यर्थ घोषित कर सकती है। समझ आई बात कि नहीं आई, बताओ। अच्छा, आत्महत्या की धमकी उत्पीड़न में क्यों आई? क्यों? क्योंकि यह भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। परिभाषा का पहला पॉइंट लग गया, याद रहेगी क्या चीज़, बताओ। तो ये आपका पहला वाला पॉइंट का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मैंने तुम्हें बताया था, संजय दत्त की मूवीज़ वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर। इसके बाद में ये दे रखी है पॉइंट कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया में भारतीय दंड विधान लागू होता है या नहीं होता, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भाई किसका प्रावधान पढ़ रहे हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम का। हमें सिर्फ ये देखना है कि अपराध ऐसा होना चाहिए जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। हमें ये नहीं देखना कि उस पर्टिकुलर एरिया में भारतीय दंड विधान लगता है या नहीं लगता। हमें तो सिर्फ चेक करना है कि अपराध ऐसा होना चाहिए जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है, ठीक है। तो हमें ये नहीं देखना कि उस पर्टिकुलर एरिया में आपका भारतीय दंड विधान लगता है या नहीं लगता। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जिस जगह अपराध किया गया है वहाँ पर भारतीय दंड विधान लागू होता है अथवा नहीं। क्यों? क्योंकि यह जो प्रावधान है ये किसका है, भारतीय अनुबंध अधिनियम का है। इसमें एप्लीकेबिलिटी देखेंगे तो किसकी देखेंगे, अनुबंध अधिनियम की देखेंगे। वो पूरे भारत में लगता है, जबकि भारतीय दंड विधान हर जगह नहीं लगता है, कुछ एरियाज में नहीं लगता है। तो हमें ये नहीं देखना कि उस पर्टिकुलर एरिया में भारतीय दंड विधान लगता है कि नहीं लगता है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि अपराध ऐसा होना चाहिए जो भारतीय दंड विधान में मना किया गया है। वहाँ एक लिस्ट दी हुई है अपराधों की कि ये जो अपराध है ना ये वर्जित है, तो उनमें से कोई भी अपराध है तो ये प्रावधान लग जाएगा। अब आई बात किसकी, प्रभाव की। प्रभाव में पहला पॉइंट तो सभी को पता होगा, अनुबंध कैसा, व्यर्थ नहीं है। पीड़ित पक्षकार चाहे तो व्यर्थ घोषित कर सकता है, और अगर उचित समय के अंदर व्यर्थ घोषित नहीं करेगा, उसे रद्द नहीं करेगा, तो ये वैध बन जाएगा। यही होता है। आगे देखो, दूसरा, पीड़ित पक्षकार ने अगर कोई लाभ उठाया है तो वो लाभ उसे वापस करना पड़ेगा। पीड़ित पक्षकार ने व्यर्थनीय अनुबंध को, पीड़ित पक्षकार क्या कर रहा है बेटा, व्यर्थ घोषित कर रहा है। वो कह रहा है मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं है, किसके द्वारा है, उत्पीड़न द्वारा है, तो अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रद्द कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब अगर वो रद्द कर रहा है और उसने कुछ लाभ उठा रखा है तो वापस करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझो, ए ने बी से बोला कि भाई तेरा 10 लाख का जो घर है ना, 2 लाख में मेरे नाम कर दे वरना तेरे बेटे को मार दूंगा। अब उसने नाम तो कर दिया 2 लाख में, पर क्या उसकी स्वतंत्र सहमति है, नहीं है। किसके द्वारा, उत्पीड़न के द्वारा। उससे ये बोल करके उससे साइन करवा लिए और उसे 2 लाख का ब्रीफकेस पकड़ा दिया। बाद में क्या कहता है, मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं थी, किसके द्वारा, उत्पीड़न द्वारा, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। अब भाई समाप्त कर रहा है तो जो 2 लाख का ब्रीफकेस ले लिया वो तो वापस कर। बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ। तो व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत अगर उसे व्यर्थ घोषित करता है पीड़ित पक्षकार, तो जो उसने लाभ उठाया है ना वो उसे वापस करना पड़ता है। समझ आ गई ये वाली बात।
अब यही चीज मैं किसके लिए बोलूंगी? दोषी पक्षकार के लिए। ऊपर वाला पॉइंट क्लियर है ना, सेकंड वाला। अब थर्ड वाला देखो, मैंने आपको डराया, आपको धमकाया, शारीरिक बल का प्रयोग किया या जो भी किया, और आपसे मैंने कुछ अमाउंट, सपोज करो 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। आपको डरा के, धमका के, उत्पीड़न का प्रयोग करके मैंने आपसे कुछ अमाउंट या राशि ले ली है, ठीक है। तो लॉ कहता है ये राशि मैं रख नहीं सकती। क्यों? इस पे मेरा हक नहीं बनता। अर्ध अनुबंध कहता है कि जो जितने का हकदार है उसे उतना ही मिलना चाहिए। तो अब अर्ध अनुबंध की धारा 72 लगेगी। जो भुगतान मैंने उत्पीड़न के अंतर्गत प्राप्त किया है दोषी पक्षकार ने, वो उसे वापस करना पड़ेगा। अब थर्ड पढ़ लो। यदि उत्पीड़न के अंतर्गत कोई भुगतान प्राप्त किया गया है, डरा के धमका के पैसे वसूल लिए मैंने, तो यह भुगतान मुझे वापस करना पड़ेगा। ये बन जाता है तुम्हारा अर्ध अनुबंध। क्लियर है कि नहीं है? बताओ बेटा। यस, यही है। तूने यही पूछा था उस दिन मुझसे। ये भी धारा कोर्स में है और ये धारा भी कोर्स में है, आगे आएगी। ये पढ़ाऊंगी तुम्हें यूनिट नंबर 4 में और ये पढ़ाऊंगी यूनिट नंबर 6 में। यहाँ प्रभाव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देख लो अभी। हाँ मैं बता रही हूँ, तीनों ही बता रही हूँ दोबारा। देखो, पहला पॉइंट कहता है अनुबंध व्यर्थ नहीं है, पीड़ित पक्षकार चाहे तो व्यर्थ घोषित कर सकता है। दूसरा कहता है पीड़ित पक्षकार ने अगर उसे व्यर्थ घोषित किया है, कोई लाभ उठा लिया है तो वापस करो, जैसे 2 लाख का ब्रीफ केस। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति उत्पीड़न का प्रयोग करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दोषी पक्षकार, और कुछ अमाउंट वसूल लेता है दूसरे से, डरा के धमका के मैंने आपसे कुछ अमाउंट ले लिया, ये मैं मेरे पास नहीं रख सकती। अर्ध अनुबंध क्या करता है, मुझे ये आपको वापस करना चाहिए, कानून यही कहेगा ना, ठीक है। तो ये भी क्या है, दोषी पक्षकार जो है उसने अगर कोई भुगतान प्राप्त कर लिया है तो वो भी उसे वापस करना पड़ेगा। समझ आई बात? जो पॉइंट सेकंड में बात चल रही है पीड़ित पक्षकार के लिए, वही पॉइंट नंबर 3 में बात चल रही है दोषी पक्षकार के लिए, ठीक है ना? आई थिंक क्लियर है। उदाहरण की बात करें, देखो दोनों उदाहरण तुम्हें बता दिए। आत्महत्या की धमकी क्यों ली जाती है? क्यों लेते भाई उत्पीड़न में? आत्महत्या की धमकी भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है, परिभाषा का पहला पॉइंट लगेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और आईसीआई में मिलेगा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आत्महत्या की धमकी वाला एग्जाम्पल भी आईसीआई का ही है। अब देखो, एक प्रिंसिपल ने अपना काम करने के लिए एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, प्रधान ने एजेंट अपॉइंट कर दिया कुछ कार्य करने के लिए। एजेंट बोलता है कि प्रिंसिपल से कि मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दो, वरना मैं तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम्हें वापस नहीं करूंगा। परिभाषा का दूसरा पॉइंट याद रखो, गैर कानूनी रूप से किसी की संपत्ति को रोकना या रोकने की धमकी देना, वो भी किस में जाता है, उत्पीड़न में। तो ये भी किस में जाएगा, उत्पीड़न में, क्योंकि ये गलत तरीके से प्रभान की संपत्ति यानी उसकी किताबों को, पुस्तकों को रोकने की कोशिश कर रहा है। समझ आ गई चीज? ये पूरा टॉपिक है जो यहाँ लेना है। एक बार पहले आईसीआई से करते हैं और फिर इस फॉर्मेट में एक केस स्टडी करेंगे। दंड नहीं मिलता क्या? दंड मिलेगा ना भाई, अगर गलत तरीके से कार्य करेंगे तो व्यर्थ घोषित करवाएंगे उसको। एक्चुअली होता क्या है इस मामले में, वो बंदा हमेशा एक्सटर्नल होता है बेटा, खुद नहीं करता बंदा ये काम, किसी और के थ्रू करवाता है। हाँ, दोषी पक्षकार यहाँ पर होता कोई और ही है। ऐसा शो जरूर करते हैं, सुपारी दे के काम नहीं करवाते क्या, वो वाला सीन है ये। नाम तो भाई किसी और का आएगा और उनको फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनका तो रोज का काम है जो सुपारी लेके ये काम करते हैं, है ना। अवयस्क की स्थिति के बाद ये धारा 15 की समीक्षा आ रही है, इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट लेना है मुझे। स्वतंत्र सहमति की परिभाषा आ रही है ना धारा 14 में, यहां से लेना मैटर एक बार। सहमति स्वतंत्र कही जाती है जब निम्न द्वारा उत्पन्न ना हुई हो। पहला, उत्पीड़न, दूसरा अनुचित प्रभाव, फिर इसके बाद क्या आना चाहिए भाई,
कपट, मिथ्या वर्णन, गलती। धारा चेक करते रहना भाई। 17, 18, 19 नहीं आई, प्रभाव की है। 20, 21, 22 में गलती। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट आएगी धारा नंबर 20। किसकी धारा है? द्विपक्षीय गलती। ये कहाँ यूज होती है? प्रैक्टिकल में, है ना। द्विपक्षीय गलती धारा 20 में होने को तो 3 धाराएं हैं गलती की, 20, 21, 22। अपने काम में कौन सी आएगी? 20 वाली आएगी, ठीक है। 22 भी नहीं आएगी। उत्पीड़न, कपट, मिथ्यावर्णन, अनुचित प्रभाव। अनुबंध कैसा? व्यर्थ नहीं है। और अगर गलती के द्वारा तो ये सही कर लेना, व्यर्थ। यही पढ़ा था अपन ने। अब आ जाते हैं धारा नंबर 15 पे। धारा 15 की परिभाषा पढ़ो। किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्णित या वर्जित करो। इसको लिखने में गलती हो गई है, ठीक है। गैर कानूनी रूप से संपत्ति को रोकना या रोकने की धमकी देना, यहाँ वहाँ किसी बल के प्रयोग की भावना से जहाँ उत्पीड़न लगाया गया है, ठीक है। आपको मैंने क्या लिखवाया था, आप तो वो परिभाषा कर लेना चाहे तो। भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना, गैर कानूनी रूप से संपत्ति को रोकना या रोकने की धमकी देना, ठीक है, जिससे उस व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके इस इरादे से कि वो दूसरा व्यक्ति अनुबंध कर ले, तो इसे उत्पीड़न कहते हैं। अब इस परिभाषा के अनुसार देखो तो आवश्यक तत्व जो आ रहे हैं ना उत्पीड़न के, उसके शुरू के 3 पॉइंट जोड़ दो तो बन जाती है परिभाषा। यही बताई ना मैंने आपको। तो ऐसे करोगे तो परिभाषा भी पूरी हो गई, अनिवार्य तत्व भी आ गए। अनिवार्य तत्व में एक चीज और एक्स्ट्रा आ रही है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उस पर्टिकुलर एरिया में भारतीय दंड विधान लगता है या नहीं लगता। उल्लेखनीय है कि महत्वहीन है कि उस स्थान पर भारतीय दंड विधान लागू होता है या नहीं होता जहां उत्पीड़न किया जा रहा है। अनिवार्य तत्व पूछ ले अगर मान लो तो तुम्हें याद होना चाहिए 3 पॉइंट तो परिभाषा के ही है, और एक ये है कि ये महत्वहीन है कि उस एरिया में भारतीय दंड विधान लगता है या नहीं लगता। उसके बाद में आ गया प्रभाव। धारा 19 के अंतर्गत प्रभाव दिए मैं चारों के ही, किसके? उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन। तो प्रभाव की तो धारा इसलिए इन्होंने यहाँ पे 19 डाल दी। आप चाहिए धारा यहाँ से मत करना, सिंपली उत्पीड़न के क्या प्रभाव है वो याद कर लेना। पहला क्या? अनुबंध व्यर्थ नहीं है। पीड़ित पक्षकार चाहे तो इसे व्यर्थ घोषित कर सकता है। क्लियर है ये चीज़ तो। दूसरा, व्यर्थनीय अनुबंध के विखंडन के दुष्परिणामों का प्रश्न है। एक व्यर्थ अनुबंध का विखंडन कर रहा पक्षकार अगर वो कोई लाभ उठा लेता है तो वापस करना पड़ेगा। आप तो चाहो तो पीडीएफ से ले लेना भाई, मैंने तो बिल्कुल साफ सुथरी लैंग्वेज लिखवा दी तुम्हें कि अगर कोई लाभ उठा लिया है पीड़ित पक्षकार ने व्यर्थनीय अनुबंध में तो वापस करना पड़ेगा। धारा नंबर 64 लग जाती है। अब आएगी धारा, यहाँ गलती है भाई, 72 होगी ये धारा। कोई व्यक्ति जिसे उत्पीड़न के अंतर्गत कुछ दिया गया है, सौंपा गया है, उसे लौटाने या चुकाने के लिए बाध्य होता है। किसकी बात चल रही है? दोषी पक्षकार की। सेकेंड पॉइंट में जो बात किसकी चल रही थी? पीड़ित पक्षकार की। थर्ड पॉइंट में किसकी चलेगी? दोषी पक्षकार की। यहां से लैंग्वेज होती है तो करो, नहीं तो पीडीएफ से कर लो। समझ आ गई बात? आगे देखो, ये आत्महत्या की धमकी वाला एग्जाम्पल आ रहा है, पढ़ लो एक बार। ये मुक्ति पत्र पता है क्या? रिलीज डीड सुना है कभी वर्ड? रिलीज डीड, मुक्ति पत्र। रिलीज डीड या मुक्ति पत्र होता है कि आज के बाद हमारा इस संपत्ति में कोई हक नहीं होगा। मुक्त कर रहे हैं इस संपत्ति को, रिलीज कर रहे हैं, इसके लिए वर्ड यूज होता है तुम्हारा मुक्ति पत्र, या इंग्लिश में बोलते हैं रिलीज डीड। रिलीज डीड पे साइन कर दिया मतलब आज के बाद हमारा इस संपत्ति में कोई हक नहीं है। ठीक है, अब पढ़ लो। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ मुझे? वही चीज है ना, आत्महत्या की धमकी, उत्पीड़न, भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित। अब चलो सोचो कि अगर ये एग्जाम्पल केस स्टडी में आ जाता, कौन सा? ये वाला। आपको सॉल्व करना है मेन एग्जाम में,
तो मैंने कहा था ना यूनिट 3 पढ़ेंगे तो फॉर्मेट पढ़ेंगे कि केस स्टडी का आंसर कैसे देना है। ठीक है, तो एक बार कॉपी पेन निकालो, एक फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, सर वाले पोर्शन से अच्छा है मैं मेरे वाले में करवा दूँ, आई थिंक होगा मेरा भी। हाँ, न्यू ऐड करना पड़ेगा, छोड़ो फिर चलने दो जो चल रहा है, डिलीट कर देंगे। देखो अपन लेने जा रहे हैं फॉर्मेट केस स्टडी का। कोई भी एग्जाम्पल से केस स्टडी बन के आ जाए आपके एग्जाम में, आप यही फॉर्मेट फॉलो कर लेना। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, इसको 3 पार्ट में आंसर करना होता है। लिख लो, पहली हेडिंग आएगी तुम्हारी वैधानिक प्रावधान। अब मैम की राइटिंग तो ऐसी है बेटा, एडजस्ट करो, समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो बोल रही हूँ साथ साथ में। वैधानिक प्रावधान। अब इंग्लिश में तो क्या लिखने की हैबिट हमारी ज़्यादा है, हिंदी में लिखते समय कुछ मिस्टेक्स भी मिल सकती हैं। ठीक है, वैधानिक प्रावधान, लीगल प्रोविज़न भी बोला जाता है। लीगल प्रोविज़न इंग्लिश में, हिंदी में वैधानिक प्रावधान। तो पहला पॉइंट जो है आंसर का वो यही होगा। इसके अंदर एक स्टार्टिंग की लैंग्वेज है, लिखो इसमें। जैसे अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं स्टार्टिंग लैंग्वेज लिखवा रही हूं आपको, लिखो भारतीय अनुबंध अधिनियम। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 1872 की धारा 15 के अनुसार उत्पीड़न को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। और आगे उत्पीड़न की परिभाषा डाल देना। पढ़िए ना तुमने अभी। ऐसा कार्य करने की धमकी देना भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। गैर कानूनी रूप से संपत्ति को रोकने की धमकी देना उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके इस इरादे से कि वह व्यक्ति अनुबंध कर ले, तो इसे उत्पीड़न कहा जाता है। ये बन गया तुम्हारा वैधानिक प्रावधान। इन केस आपको धारा याद नहीं है, सबकी धारा तो याद होगी नहीं ना, तो धारा याद नहीं है तो वर्ड याद करोगे प्रावधान। अगर धारा याद नहीं होती तो मैं क्या लिखती, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अनुसार 1872 के प्रावधानों के अनुसार उत्पीड़न को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है या किया गया है। अगर धारा याद है तो धारा लिखेंगे, वरना वर्ड यूज करेंगे प्रावधान। क्लियर है क्या बताओ? और जिस एग्जाम्पल जिस चीज से डील करता है उसको वहां पर डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पॉइंट आएगा, इसको कंप्लीट कर लेना, जगह छोड़ देना। एक केस स्टडी अच्छे से सॉल्व करके रखो और बीच बीच में मैं आपको देती रहूंगी, इस एग्जाम्पल को केस स्टडी की तरह करके देखो ताकि तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो लिखने की। दूसरा आएगा तथ्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्ट्स। इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, दी गई समस्या में क्वेश्चन में क्या हुआ है उसके बारे में शॉर्ट में बता देना। दी गई समस्या में पति ने अपनी पत्नी को धमकी दी है कि अगर वह संपत्ति उसके भाई के नाम नहीं करेगी तो वह आत्महत्या कर लेगा। ये है मामले के तथ्य, केस के फैक्ट्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही शॉर्ट में रिफाइन करके लिखना है। क्लियर है क्या बताओ? और स्टार्टिंग कैसे करोगे, दी गई समस्या में। इंग्लिश में बोलते हैं हियर इन द गिवन प्रॉब्लम, ये हुआ है ना। तो अब आ गया हमारा आखिरी पार्ट, क्या, निष्कर्ष।
कॉन्क्लूजन। आप हिंदी में ऐसे लिखते हो कभी भी तो उसकी आखिरी हेडिंग यही होती है, निष्कर्ष या उपसंहार, है ना। और बाहुबली 2 मूवी आई थी, उसमें भी था कॉन्क्लूजन, मतलब दी एंड, खत्म, क्या निकला, एंड, सार। तो वही यहाँ हमें बताना है ना। तो अब देखो क्या लिखना है। उपयुक्त वैधानिक प्रावधान के अनुसार लिखो। दी गई समस्या में यह निष्कर्ष निकलता है, या हम कह सकते हैं ऐसी लैंग्वेज, जो आपका आंसर आता है। जैसे यहाँ पे क्या बोलोगे, उत्पीड़न, ये आत्महत्या की धमकी भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित होने के कारण उत्पीड़न में ली जाएगी, अनुबंध व्यर्थनीय होगा, अनुबंध व्यर्थनीय होगा। तो ये आपको यहाँ पर आगे देना पड़ेगा। क्लियर है क्या, बताओ मुझे। एक इसको जाके आज घर पूरा कर लेना। कोई भी आती है ना केस स्टडी, स्टार्टिंग का फॉर्मेट इसी तरीके से देना है आपको, अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो, ठीक है ना। एक सिंपल आंसर देना होता है और एक इस तरीके से दोगे तो दोनों में अंतर आता है। और ये फॉर्मेट आया कब था, 2 या 3 अटेम्प्ट पहले ही आया है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि भाई यहाँ की आंसर शीट में तो ये कॉलम बन के नहीं आए, वो चीज़ें दी हुई तो होती है बट हेडिंग नहीं होती। अब तो मैं आपसे कहती हूँ आप हेडिंग भी डाल के आओ। जितना काम बेटा एग्जामिनर का आसान करोगे ना, उतना वो आपको अच्छे नंबर देता है। और मार्किंग स्कीम और बता दूँ, सपोज करो क्वेश्चन है 4 नंबर का, चलो पहले तो 5 से स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज करो क्वेश्चन कितना है, 5 नंबर का, तो जितने भी नंबर का क्वेश्चन है उसका जस्ट हाफ कर लो, वो किसका, वैधानिक प्रावधान का नंबर है। जैसे इस केस में बात करूँ 2.5 मार्क्स। मार्किंग स्कीम याद रखना, यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है, ऐसा नहीं कि वो जैसे उठा के नंबर दे दे, ठीक है। फिर उसके बाद में 1.5 नंबर के फैक्ट्स होते हैं, 1 नंबर का कंक्लूजन होता है। राइटिंग के कुछ नहीं है भाई, पढ़ने लायक राइटिंग नहीं है तो वैसे कट जाएगा बिल्कुल ही। बाकी थोड़ी बहुत ऐसी तो सभी की होती है, अगर राइटिंग के नंबर होते तो कई जने सीए बन ही नहीं पाते, ठीक है। और एक और चीज़, कुछ ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, बोलते हैं कि भाई एग्जाम्पल हमने मैम कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, निष्कर्ष तो हमें आता था। एग्जाम्पल हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था, कुछ ऐसा क्लिक हो रहा था, इस एग्जाम्पल में ये आंसर आया था, तो निष्कर्ष हमें आता था। तथ्य तो क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, दिए हुए ना, ठीक है। तो भाई क्या करते हैं, इसको तो कर देते हैं स्किप, नीचे वाली 2 हेडिंग डाल के आंसर दे आए। तो बेटा एग्जामिनर तुमसे डबल स्मार्ट है। कहने को ये 2.5 नंबर का है, लेकिन अगर ये नहीं आता तो बाकी 2 खराब है तुम्हारे, वो पढ़ेगा भी नहीं। समझ आ रही है चीज़। तो ये ओवर स्मार्टनेस नहीं करना। केस स्टडी आती है तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। 5 में से याद कितने नंबर के लिए करना है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 नंबर के लिए। क्यों, यहाँ तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही लिखनी है और यहाँ वाले में तुम्हें कहीं ना कहीं एग्जाम्पल तुम्हारा पड़ा हुआ होगा, तो तुम्हें पता होगा कि इसमें आंसर क्या होगा। जैसे आत्महत्या की धमकी है तो तुम्हें पता उत्पीड़न में जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर का वैधानिक प्रावधान। कई बार यूजुअली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से आते हैं, जो आते हैं आपके 4 मार्क्स वाले, तो उसके अंदर भी 2 नंबर का तो वैधानिक प्रावधान ही है, 1 नंबर के तथ्य, 1 नंबर के निष्कर्ष। कई बार आईसीआई इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख देता है, तथ्य तथा निष्कर्ष। जब वो क्वेश्चन छोटा आता है 4 नंबर का तो कई बार कंबाइन भी दे देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस भाग में कंजूसी मत करना। जो मेन पार्ट है जिसके नंबर है वो क्या है आपका, वैधानिक प्रावधान। आई थिंक सबको समझ में आ गई ये कहानी है क्या। नंबर लेने हैं तो कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे।
कल मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया, सच में मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन ऐसी गलती आप ना करो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं बेटा, लॉ वाले पोर्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 12-12 नंबर के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, ठीक है, और बाकी 5 में से कोई 4 करने होते हैं, यानी एक की चॉइस होती है। ये पता है कि नहीं है, बताओ, ये चीज़ क्लियर है ना। मेरे पास फ़ोन पे मुझे क्या पूछा गया कि मैम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करके आया, बाकी बहुत अच्छे से किए। अब बोलो कि भाई नंबर कटेंगे क्या, बोला करेंगे बेटा, कटने ही है वो तो, उसमें कोई इलाज ही नहीं है, फर्स्ट कंपलसरी है। उसकी जगह जो दूसरा अटेम्प्ट किया वो टाइम वेस्टेज था। तो ये स्मार्टनेस भी काम नहीं आएगी, पहले बता रही हूँ मैं तुम्हें। ब्लैक पेन से लिखना है, अभी तुम्हारी ज़िंदगी रंगीन नहीं हुई है। मैम के नोट्स में कलर देख करके पेन ये मत सोचना हम भी यूज़ कर लें, तो वो काम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी तो ICI कहता है कोरा कागज़ है, कुछ आता है तो लिख लो, वरना कोरा कागज़ ही रह जाएगा, और कोरा कागज़ रह गया तो भाई फिर आगे तो बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। याद रहेंगी क्या ये चीज़ें? ये छोटी छोटी सी टिप्स है जो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करनी है, और लास्ट में रोने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो पहले से ही समझनी बेटर है। अब आ जाओ तुम्हारे सेकंड पार्ट में, क्या है तुम्हारा ये अनुचित प्रभाव, धारा नंबर 16। इसमें लिखो मानसिक तथा नैतिक दबाव डाला जाता है, मानसिक तथा नैतिक दबाव डाला जाता है, मानसिक तथा नैतिक दबाव डाला जाता है। यूनिट 1 के MCC बुकलेट के पीछे के क्वेश्चन कर लिए थे तुम लोगों ने? करने हैं, काफ़ी कुछ हद तक तो मैंने करवाए हैं। आप लेके अपनी बुक बैठो, MCC यूनिट के MCC बुकलेट है ना, उसकी यूनिट 1 के पीछे वाले क्वेश्चन करने हैं। शंभू दयाल वाला मैं करा चुकी हूँ, मिस लवली वाला मैं करा चुकी हूँ, क्लास में डिस्कस हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आप एक बार घर पे जाके उसके पीछे के क्वेश्चन खुद भी पढ़ो। नील मेरिट का क्वेश्चन मिलेगा आपको, यूनियन ऑफ इंडिया बाबूलाल मिलेगा, क्लास में करवाए मैंने, घर पे जाके एक बार पढ़ो तो सही। केस स्टडी वाले ही कह रही हूँ, सिर्फ ओनली केस स्टडी। नैतिक दबाव डाला जाता है, मैम की यूनिट खत्म होती है, तुम्हारा काम शुरू होता है, केस स्टडी करनी है। जहाँ तक है 99% मेरी कोशिश है मैं क्लास में ही करा दूँ, कराई भी थी मैंने यूनिट 1 की। तो केस स्टडी की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही थियोरटिकली सारे क्वेश्चन उठा के करने बैठ जाओ, थियोरटिकली तो अपन कर ही रहे हैं यहाँ से सारा, हम बात कर रहे हैं केस स्टडी की। अच्छा, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, अनुचित प्रभाव, धारा नंबर क्या है हमारी 16। पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप पक्षकारों के मध्य होनी चाहिए, वरना अनुचित प्रभाव होता ही नहीं है। अनुचित प्रभाव में पहली चीज़ क्या है, पक्षकारों के मध्य किसी ना किसी तरीके का संबंध होना जरूरी है, ठीक है। संबंध कैसे हैं, एक पक्षकार इस स्थिति में है कि दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकता है और वह अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, अनुचित प्रभाव कहा जाएगा। कैसे दिया हुआ है वो देखते हैं एक बार। इसमें होता क्या है बेटा, एक पक्षकार तो है तुम्हारा मजबूत स्थिति में और एक पक्षकार है कमजोर स्थिति में। जो पक्षकार जो है ना मजबूत स्थिति में है वो अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाता है, तो इसे कहा जाता है तुम्हारा अनुचित प्रभाव। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे। तो पक्षकारों के मध्य संबंध इस प्रकार में है कि एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, इच्छा को प्रभावित कर सकता है मतलब मजबूत स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है एक तो, और एक जो है वो वीक पोजीशन में, कमजोर स्थिति में है। तो जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाला व्यक्ति है वो अपनी स्थिति का क्या उठाएगा, अनुचित लाभ, तो इसे किस में ले लेंगे, अनुचित प्रभाव में ले लिया जाएगा। देखो इसके अंदर और क्या चीज़ें दी हुई हैं, पक्ष का विशेषताएं एक बार एग्जाम में पूछी हुई हैं,
4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 4 विशेषताएं हैं। पहला, पक्षकारों के मध्य नियर बाय संबंध होने चाहिए। कैसे? अगर पक्षकारों के मध्य संबंध ही नहीं होंगे बेटा तो इच्छा प्रभावित कैसे करेंगे? इच्छा को प्रभावित कब कर सकते हो? जब उनके बीच में कोई किसी तरीके की रिलेशनशिप हो, तभी तो आप उन्हें कर पाओगे इच्छा को प्रभावित, है ना। नेक्स्ट क्या दिया? इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति होनी चाहिए। इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति कब हो सकती है? इन 4 सिचुएशन में हो सकती है। पहला पॉइंट, वास्तविक या दृश्यमान सत्ता, मतलब देखते ही पता चलता है कि एक पक्षकार तो मजबूत स्थिति में है और एक पक्षकार कमजोर स्थिति में है, और ये आपको देखते ही पता चल रहा है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, लिखो। पॉइंट नंबर 1 एग्जाम्पल लिख रहे हैं। नौकर मालिक, कर्मचारी नियोक्ता, नियोक्ता ही बोलते हैं ना हिंदी में, एम्प्लॉयर को नियोक्ता बोलते हैं। नौकर मालिक, कर्मचारी नियोक्ता, प्रधानाचार्य, अस्थायी अध्यापक, टेम्परेरी टीचर। आयकर अधिकारी, करदाता। आयकर अधिकारी और करदाता। क्या लिखा हुआ है देखो एक बार। मैंने कहा देखते ही पता चलता है कि एक पक्षकार तुम्हारा किसमें? मजबूत स्थिति में, और एक पक्षकार कैसे? कमजोर स्थिति में। अब देखो, नौकर मालिक की बात चल रही है। एक नौकर हमेशा अपने मालिक से दबता है, हाँ या ना? क्या पता कब मुझे नौकरी से निकाल दे। सेम सिचुएशन तुम्हारी कहाँ आएगी? कर्मचारी नियोक्ता में। कर्मचारी भी अपने नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर से दबता है, क्या पता कब मुझे जॉब से निकाल दिया जाए। प्रधानाचार्य, अस्थायी अध्यापक। अस्थायी अध्यापक को अगली बार रखना है कि नहीं रखना है, रिक्रूट करना है कि नहीं करना है, किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? प्रधानाचार्य। तो अब प्रधानाचार्य उससे अपने घर के लिए सब्जियां भी मंगवाएगा तो बेचारा लाएगा कि नहीं लाएगा? बताओ, लाएगा, है ना। तो ये है आपका तीसरा एग्जाम्पल। चौथा देखो, आयकर अधिकारी और करदाता। टैक्स पेयर, करदाता हमेशा आयकर अधिकारी से दबता है। क्यों? क्या पता कब कोई नई टैक्स लाइबिलिटी लगा दे, और नहीं तो बेस्ट जजमेंट प्रोसीजर ही लगा देगा। और अगर वो भी नहीं तो क्या होगा भाई, कि भाई इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर तो कटवा ही सकता है। इतनी पावर होती है ना अथॉरिटीज़ के पास। ये अथॉरिटीज़ होती है ना, जैसे कस्टम अथॉरिटीज़, नाम सुना है? कस्टम अथॉरिटीज़ के पास इतनी पावर होती है बेटा कि अगर वो किसी व्यक्ति से कहे ना तो उसको व्यक्तिगत रूप से अटेंडेंस देनी पड़ती है। इवन अपने लॉयर के थ्रू भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते आप। ऐश्वर्या राय को सम्मन जारी किया था कस्टम अथॉरिटीज़ ने, तो इवन शी कुड नॉट रिप्रेजेंट थ्रू अ लॉयर, उसको भी वहाँ पर पर्सनल अटेंडेंस देनी पड़ी थी। इतनी पावर होती है ना अथॉरिटीज़ के पास। समझ आई बात? तो भाई आयकर अधिकारी से तो करदाता दबता है कि नहीं दबता है? बताओ, दबेगा। ठीक है, अच्छा खैर मैं यहाँ पे लूँगी नहीं, मैं बस एक एग्जाम्पल इस वाले को थोड़ा सा इलेबोरेट कर रही हूँ। मैंने आपसे बोला था ना अभी कि घर के लिए सब्जियाँ भी मंगाए तो लाना पड़ता है ना। तो ऐसा कुछ आप लिंक कर सकते हो जब आपकी क्या होगी? आर्टिकलशिप, है ना। बोले मैम अभी से डरा रहे हो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है, बच्चे फील करते हैं। क्या आपको बोला गया आप कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी बना दो, नथिंग टू डू विद योर सीए जॉब, आगे जाके काम आएगा? कुछ नहीं आना, आया नहीं आए पता नहीं, क्या पता आ भी जाए। ठीक है, डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। आना चाहिए भाई, इट्स नॉट लाइक कि हाँ गर्ल्स को ही आना चाहिए, बॉयज़ को भी आना चाहिए, आई रियली एडमिट। चलो दूसरा बोलो। और अगर मान लो सपोज करो उसका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट निकल गया आपके प्रैक्टिसिंग सीए का गलती से, ठीक है, तो हो सकता है उसके बच्चे पढ़ने वाले आने वाले हों, आपको चेयर टेबल भी लगानी पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे काम तो होता है, चलते रहते हैं। 3 साल के समय में ट्रेनिंग पीरियड में क्या सिखाया जाता है? हाउ टू बी फूल अदर्स। शॉर्ट में बोलूँ, प्रैक्टिकलिटी सारी सिखा देते हैं कि प्रैक्टिकल ज़िंदगी कैसे चलती है, कि बंदा इतना स्ट्रांग होके निकले
कि आगे की दुनिया है उसके अंदर सरवाइव कर सके। आप जानते हो आपके वाले बंदे को, मतलब आपके जो भी एम्प्लॉयर है उसको अच्छे से इंग्लिश आती है, लेकिन जब वो एक गांव का बंदा आएगा ना उसको उसी लैंग्वेज में बात करेगा, लोकल कोई पर्टिकुलर एरिया का आया तो उससे उसी तरीके से बात करेगा। ही नोज हाउ टू इन्फ्लुएंस द अदर्स, और यही चीज़ आप उनके साथ रह करके सीखते हो। समझ आई बात? तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है कई बार लाइफ में। खैर यहाँ पे तो मिसयूज़ मानेंगे, ठीक है। अब आ जाओ तुम सेकंड पे, ये लिख लिए कि नहीं लिखे बताओ? तो ये लिख लेना चारों। अब आ जाओ बी पॉइंट पे। बी पॉइंट तुम्हारा क्या कहता है वो देखो, मतलब एक पक्षकार दूसरे के ऊपर विश्वास करता है। अब विश्वास किया है तो भाई उसके विश्वास को दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लिखो कौन कौन सी सिचुएशन इसमें लेंगे। पिता पुत्र और वकील और मुवक्किल नहीं आएगा। यहाँ आईसीआई वाले एग्जाम्पल मत ले लेना भाई, आईसीआई वाले एग्जाम्पल मत लेना। क्यों नहीं लेना वो भी बता दूंगी, कल पूछ लेना मेरे से। पिता नहीं, वो भी नहीं लेना, मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे जो बता रही हूँ उतने ही लेना। पिता पुत्र वकील मुवक्किल और अवयस्क और संरक्षक। अपनी भी इसी में आती है क्या? मुवक्किल, मुवक्किल क्लाइंट उसका है ना। गुरु चेला, आगे जा करके जब आप सीए बन जाओगे आपके और आपके क्लाइंट की रिलेशनशिप भी इसी में आती है, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि मुझे क्लास वाइंड अप करनी है। पिता पुत्र, एक बेटा अपने बाप पे या एक बेटी अपने बाप पे विश्वास करती है कि जो निर्णय उसके लिए लेंगे बिल्कुल सही लेंगे। अगर मिसयूज किया गया किस में जाएगा? अनुचित प्रभाव में। दूसरा, अच्छा वकील कौन है? क्वेश्चन का आंसर करो भाई। अच्छा वकील कौन है? मैंने पूछा आपसे एक सवाल। जो सही निर्णय, तो भाई फैक्ट्स अच्छे होंगे तो कोर्ट जज देगा, हाँ केस जिता दे, है ऐसा कुछ? अच्छा देखो, अच्छा वकील वो होता है जिसको सच को झूठ और झूठ को सच बनाना आता है। ऐसे ऐसे वकील है जिनकी पर आवर्स की फीस करोड़ों में है, तो कुछ तो उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा कि नहीं होगा बताओ। आपको पता है सलमान खान वाला केस हुआ था, हिट एंड ट्रायल, तो फुटपाथ पे जो लोग सोए हुए थे कुचल दिया था, है ना। तो लग रहा था कि ये तो ज़िंदगी भर क्या है जेल में सड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था ना। तो राम जेठमलानी थे जिन्होंने केस लड़ा था, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं मानता हूँ कि मेरे क्लाइंट की गलती है, परंतु फुटपाथ शब्द का जो इंटरप्रिटेशन था, जो अर्थ है वो उन्होंने बताया कि फुटपाथ जो जगह होती है ये लोगों के सोने की जगह नहीं है, चलने की जगह है। तो मेरे क्लाइंट की तो गलती है ही है, लेकिन दूसरा पक्षकार भी दोषी है। तो वही जो केस लग रहा था कहाँ जाएगा, उसका डायरेक्शन बदल गया। समझ आई बात? अब वकील की तो प्रोफेशन ऐसी है कि आपको उसे बताना पड़ता है कि मुझसे ये क्राइम हो गया, अब मुझे बचा ले। तो अपने प्रोफेशन की वजह से वकील को अपने क्लाइंट की काफ़ी सारी कमजोरियों का पता चल जाता है। मिसयूज नहीं करेगा, करेगा तो कहाँ जाएगा? अनुचित प्रभाव। आई थिंक समझ आया, ठीक है। अवयस्क संरक्षक, अवयस्क भी अपने संरक्षक पे विश्वास करता है, जो निर्णय लेगा उसके लिए बिल्कुल सही लेगा। गुरु चेला, आप मेरे पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो कि भाई मैम जो हमें पढ़ा रही है बिल्कुल सही पढ़ा रही है, और उसके बेसिस पे जाके अपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे के आओगे। मैम पोजीशन का मिसयूज करे तो अनुचित प्रभाव। गुरु चेले का एक एग्जाम्पल और भी दिया था, आध्यात्मिक गुरु वाला, याद है ना? प्रॉपर्टी आश्रम के नाम कर दी तो मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे काम वाली बात क्या? सीए और प्रैक्टिसिंग सीए और क्लाइंट दे नहीं रहे यहाँ पे अपन, पर हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। अब एक गांव का बंदा आया प्रैक्टिसिंग सीए सीएस के पास, हम लोग के पास आकर के क्या बोला कि ना कि एक कंपनी है सर जी, इसकी ई फाइलिंग करानी है। बोला भाई करा देंगे, तो बोले पेपर्स वगैरह दे दो, आप करा देते, अपन तो ई फाइलिंग काम ही है हमारा तो कराना फाइलिंग, ठीक है। बोले अब आपसे क्या बात छुपाए, ऐसे ही मज़े मज़े में कंपनी बना दी थी। किसी ने बोला एंटाइटी से फ़ायदा मिलता है, तो अब क्या हुआ कि भाई कागजात वगैरह तो हमारे पास है नहीं, ऐसे ही चाय पीते पीते डिसीजन ले लेते अपन तो आप एक काम करो, आप कुछ भी फिगर्स ले लेके आप तो बस फाइलिंग करा दो हमारी, है ना। बस टैक्स लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए, मतलब फिगर्स को डाउन साइड रखना, ठीक है। अब भाई अगर आप इसे वैसे देखा जाए तो सीए को कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग इसको मना करना चाहिए, है ना।
लेकिन जो चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में है वो पर्सनल पॉलिसी के फेवर में। ठीक है, अगर आपने हाँ बोल, आप मना करोगे तो मार्केट में 100 ऑफ सीएस बैठे हैं ये काम करने के लिए, है ना। और अगर आपने हाँ बोल दी तो आपने एक परमानेंट क्लाइंट सेटल कर लिया, उसकी फाइल मेंटेन हो गई, अब वो कहीं और जाएगा ही नहीं आपको छोड़ के, नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे? अभी तक तो मैंने आपको एक अच्छी फीलिंग दी थी कि आप सीए बन गए, प्रैक्टिसिंग सीए। अब और अच्छी वाली फीलिंग देते हो, आपके नीचे 5 आर्टिकल काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उनको बोलते हो कि भाई इधर आ, हाँ भाई क्या करना है, बैलेंस शीट बना, पीएनएल बना, ट्रायल बैलेंस बना, फेक फिगर्स है। ठीक है, अब क्या हुआ, ऑन कंपनी अगर ऑन पेपर देखा जाए बिल्कुल सही है, लेकिन हमें तो पता है ना कि कंपनी किस तरीके से है। क्या हम अपनी पोजीशन का मिसयूज करेंगे? क्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अनुचित प्रभाव में चला जाएगा। दूसरा, कंप्लायंस ऑफिसर में साइन हमने कर दिए, अब बोलो, अब तो हम भी फंसेंगे ना साथ में, फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो याद रहेगा क्या, पॉइंट नंबर बी तक कवर कराया है, कल सी से लेंगे आगे। हाँ भाई, नमन, दीपेश, मोहित, बेटा कोई क्वेरी है तो बताओ मुझे, वाइंड अप करते हैं वरना अपन क्लास। उत्पीड़न कंप्लीट कर लिया, आज अनुचित प्रभाव बीच में चल रहा है, कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। दीपांशु, दीपेश, मोहित, एनीवन, कोई क्वेरी है किसी की? हाँ भाई, जवाब तो दिया करो भाई, हो भी क्लास में, मुझे पता कैसे चलेगा वरना। नहीं, नमन का तो जवाब आ गया तो मैं डीम्ड मानूं फिर, है ना। चलो मोहित का भी आ गया, क्लास में है इसका मतलब, है ना। चलो